Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss introduction part of chapter 3 pair of linear equation in two variables class 10 mathematics. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और एक्सरसाइज 3.1 भी हम आज डिस्कस करेंगे जो ग्राफिकल बेस्ड है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम the introduction of this chapter. The chapter is linear equation in two variables. तो linear equation in two variables का मतलब क्या है, पहले हम इस नाम को डिस्कस करते हैं. ठीक है, यानी कि जो चैप्टर का नेम है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. देखो पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, सबको पता है पेयर में जोड़ा. ठीक, अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर में क्या वर्ड आ रहा है, लाइन. लाइन से क्या बनती है हमारे पास लाइन. लीनियर जो है लाइन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन को. ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है. ठीक, इट मीन्स कि जब हम ग्राफ बनाएंगे लीनियर इक्वेशंस का तो वो हमेशा एक लाइन बन के आएगी. इक्वेशंस सबको पता है इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर भी मैं डिस्कस करूंगा अभी यहाँ पे. वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ. तो एक एक करके हम सभी चीज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्या होता है. ठीक है, वेरिएबल्स किसे कहते हैं, द अननोन क्वांटिटीज प्रेजेंट इन एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और कॉल्ड वेरिएबल्स. किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं, क्या चीज, अननोन क्वांटिटीज. अब अननोन क्वांटिटीज क्या होती हैं, देखो मैथमेटिकली अननोन क्वांटिटीज वही होंगी जो न्यूमेरिकल फिगर में नहीं होंगी. इन्हें हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से, स्मॉल अल्फाबेट्स, दैट इज एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी हम लिख सकते हैं. ठीक है, एम एन वट एवर. ठीक है, ये सभी जो है अननोन क्वांटिटीज है और इन्हें हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स. क्लियर है. तो वेरिएबल्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट्स, मैंने यहाँ पे लिखा भी है. नाउ इक्वेशन क्या होती है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन. एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन होता है, इक्वलिटी मींस इक्वल का साइन होता है, उसे हम इक्वेशन कहते हैं. देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी है हमारे पास, सपोज 2x + 5, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन कहीं पर भी नहीं है. अब सपोज मैं यहाँ पे इक्वल लगा के और इधर मैं लिख देता हूँ 3, अब ये इक्वेशन बन गई. क्या बन गई, अब ये इक्वेशन. ठीक है, सिमिलरली 3x² + 5x + 7 = 0, ये भी एक इक्वेशन है. वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3x + 5y = 15, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन. ये सभी इक्वेशंस हैं क्योंकि इनमें इक्वलिटी का साइन आ रहा है. क्लियर है. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, लेकिन उसमें इक्वलिटी का साइन होना जरूरी है, तभी वो इक्वेशन बनेगी. क्लियर है. नाउ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं. अब देखो इक्वेशन पता लग गया, इक्वेशन तो सबको पता है. नाउ एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन. ठीक है, देखो पहले मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ ऊपर जो मैंने अभी लिखे थे. अब इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, इसमें यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल सबसे पहले देखते हैं. तो वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है. यहाँ पे इसमें देखते हैं तो ये भी, ये इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल, दो वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y, दोनों की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 1, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है. क्लियर है. तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज सेड टू बी लीनियर इक्वेशन. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज 5x + 7 = 9, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1. ठीक है, 5x + 7y = 13, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन बट इट कंटेन्स टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स हैं. ठीक है, यहाँ पे एक और मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 2x - 3y + 5z = 0, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 एंड 3. क्लियर. तो ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं. ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स. क्लियर है.
ना ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैंने बताया था ग्राफ कैसा होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर में वर्ड आ रहा है लाइन, लाइन से साफ पता लग रहा है इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन, लाइन मींस स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मतलब है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एंड एवरी पॉइंट लाई ऑन दैट लाइन, और उस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करता है इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन, वो उस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन। क्लियर है? जब भी हम ग्राफ बनाएंगे एक लाइन मिलेगी हमें, और उस लाइन पे जो भी कोई पॉइंट लाई करेगा, ठीक है, वो उसका क्या होगा, सॉल्यूशन। क्लियर? जिन जिन पॉइंट से वो लाइन पास होगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मैंने अभी ऊपर बताया भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब उसमें दो वेरिएबल्स आ जाएंगे। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखकर बताया भी था, यहाँ पे फिर से मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस दोज लीनियर इक्वेशंस विच कंटेन टू वेरिएबल्स, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। सपोज 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 2, ठीक है। 5m माइनस 3n इक्वल टू 8, ठीक है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ठीक। 3a प्लस 7b इक्वल टू 15, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं a एंड b, यहाँ वेरिएबल्स क्या है, m एंड n। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, x एंड y। लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे x और y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। ये भी लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, क्योंकि m और n की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। यहाँ पर a और b की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, तो ये भी लीनियर इक्वेशंस है। क्लियर? ना जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास, उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की। इनको हम सॉल्व करके इनके आंसर निकालेंगे, मीन्स x और y की जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनकी हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। वेयर, जहाँ पर हम बात करें a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2 आर रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली क्या चीज है यहाँ पे, ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे ये है, नॉट टू सॉल्व एन लीनियर इक्वेशन वी मस्ट नीड एज मैनी इक्वेशन एज दे हैव वेरिएबल्स इन इट। मीन्स अगर एक इक्वेशन ऐसी है जिसमें एक ही वेरिएबल है, सपोज 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक वेरिएबल अगर हमारे पास है तो हमें उसे सॉल्व करने के लिए एक ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स की इक्वेशन है, सपोज 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, since it contains two variables therefore we need one more equation to solve this equation। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जिसमें वेरिएबल x या y हो, ठीक है। तो टू सॉल्व एन इक्वेशन वी मस्ट नीड एज मैनी इक्वेशन एज दे हैव वेरिएबल्स इन इट। तो इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, तो हमें कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने के लिए, नीड टू इक्वेशन, वी नीड टू इक्वेशन। इक्वेशंस हैविंग थ्री वेरिएबल्स, अगर तीन वेरिएबल्स हैं we need 3 equations and so on, ठीक है। अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी मिनिमम, ठीक है। ना पॉसिबल ग्राफिकल कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो पॉसिबल ग्राफिकल कंडीशंस क्या क्या है। जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, दो लाइन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जब हम दो लाइंस बनाएंगे तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। 3 पॉसिबल केसेस अराइजेस व्हेन 2 लाइंस आर देयर इन ए प्लेन। जब किसी प्लेन में हम दो लाइंस बनाते हैं तो तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी, लाइंस कैन बी पैरेलल। वो लाइंस कैसी हो सकती हैं, पैरेलल, ठीक है, मीन्स इस तरीके से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। सपोज ये ए बी है और ये सी डी लाइन है, तो दो लाइंस जब भी होंगी वो पैरेलल भी हो सकती हैं। अच्छा, वो और कैसी हो सकती हैं, लाइंस कैन बी इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। वो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं एक पॉइंट पे। अब देखो ये दोनों लाइंस जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, ठीक है। मीन्स इन दोनों लाइंस में एक पॉइंट कॉमन है। ऊपर जो अभी हमने देखा था पैरेलल के केस में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक पॉइंट कॉमन होता है और ये इनका सॉल्यूशन होता है, ठीक है।
इसका और इसका, यहाँ से हमारे पास जो दो इक्वेशन बनेंगे उनका जो सॉल्यूशन होगा एक कॉमन पॉइंट होगा। इस केस में क्योंकि ये लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती तो इनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इनका सॉल्यूशन ही नहीं होगा क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। एंड लाइंस कैन बी कोइंसिडेंट, लाइंस कैसी हो सकती हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब है कि फर्स्ट लाइन भी हमारे पास यही है और सेकंड लाइन भी, मैंने देखा यहाँ पे रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है रेड कलर से, तो सेकंड लाइन भी हमारे पास यही होगी, मींस एक के ऊपर एक कोइंसाइड करेंगे, तो लाइंस कैन बी कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट लाइन के केस में क्या होगा, उसके ऊपर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सभी उन दोनों लाइंस के सॉल्यूशन होंगे। अब एक लाइन पे कितने सॉल्यूशन, कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, हमें तो पता है। तो इस केस में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो अगर इस तरह का ग्राफ बनता है तो उस तरह के सॉल्यूशंस कैसे होंगे, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस बन के आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट वन सॉल्यूशन, उस केस में हम वन सॉल्यूशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? एक बार फिर से देख लो, पैरेलल लाइंस के केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें कॉमन पॉइंट ही नहीं है। यहाँ पे वन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस केस में देखें तो लाइंस कोइंसिडेंट है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। कैसे होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर है? तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, अभी एक्सरसाइज 3.1 के लिए सफिशिएंट है, आगे हम और करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 3.1 करते हैं विच इज बेस्ड ऑन ग्राफ, जो कि ग्राफ पे बेस्ड है। तो यस, नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार सभी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग दैट आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब कहता है अपनी डॉटर से कि 7 साल पहले मैं कितनी एज का था, मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम्स था, ठीक है ना। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है, फ्रॉम नाउ 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, यू नीड टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, हमें इक्वेशन भी कंस्ट्रक्ट करनी है एंड आल्सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ग्राफ, हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो एक बार, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो 2 पर्सन है, 2 पर्सन कौन कौन है, आफ्ताब एंड हिज डॉटर। तो हम क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज एज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज हमने मानी कितनी है, x years। सिमिलरली द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज y years। अब दोनों की हमारे पास एज है प्रेजेंट एज। अब पहली कंडीशन यहाँ पे देखो, 2 कंडीशन हमें दी होंगी जब भी हमारा क्वेश्चन होगा। तो पहली कंडीशन है हमारे पास 7 years ago, 7 साल पहले की। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास बन के आएगी 3 years फ्रॉम नाउ, मीन्स 3 years आफ्टर, अब से 3 साल बाद की। तो 7 साल पहले की कंडीशन जो है कहता है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं जितने तुम्हारी जितनी एज थी मैं उसका 7 times था, ठीक है। तो 7 years ago, केस फर्स्ट हमारा यहाँ पे बनता है 7 years ago में 7 साल पहले का। एज ऑफ आफ्ताब, 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, अभी x साल का है, तो 7 साल पहले कितने का होगा, उसमें से 7 माइनस कर दो, ठीक है, तो x माइनस 7 years हो गया। अभी उसकी डॉटर की एज कितनी है, y years, तो 7 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, y माइनस 7 years। क्लियर है? ना फर्स्ट कंडीशन क्या है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि आफ्ताब कह रहा है अपनी डॉटर से कि तुम जितने साल की थी मैं उस पर 7 times था। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं x माइनस 7 जो कि आफ्ताब की एज है, एक तरफ हम लिख लेते हैं y माइनस 7 जो उसकी डॉटर की एज है। अब बताओ, देखो ये आफ्ताब है, ये उसकी डॉटर है, ये ऑलरेडी इसका 7 times है, ठीक है, आफ्ताब डॉटर का 7 times है। तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि दोनों इक्वल आ जाए, ऑब्वियसली उसकी डॉटर की एज में मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 से, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। या तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो या आफ्ताब की एज को 7 से डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहता है आफ्ताब इज 7 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 times ऑफ y माइनस 7। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई देखो कैसे किया है, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 को पहले मल्टीप्लाई किया, अंदर ब्रैकेट को ऑपरेट किया, 7y माइनस 49 हो गया। इसके बाद जो वेरिएबल्स हैं उनको मैं एक तरफ ले गया और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाता है तुम्हारा x माइनस 7y को इधर किया ट्रांसपोज तो माइनस हो गया, और माइनस 7 को जब मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा तो इधर प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बिकम्स x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, मैंने इसे एज्यूम कर लिया, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है?
नाउ केस सेकंड क्या कहता है, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। 3 साल बाद उन्होंने कहा था, आफ्ताब ने अपनी बेटी से, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कंडीशन, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। ठीक है, आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। ठीक, तो देखते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी। अभी आफ्ताब x ईयर्स है, तो एज ऑफ आफ्ताब विल बी x प्लस 3 years एंड एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू y प्लस 3 years। 3 साल उसमें ऐड कर देंगे प्रेजेंट एज में। ठीक है, प्रेजेंट एज यहाँ पे x और y थी, तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, x प्लस 3 एंड y प्लस 3। क्लियर है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन से जो कंडीशन बन रही है वही है, यहाँ पे x प्लस 3 हम एक तरफ लिख लेते हैं, y प्लस 3 एक तरफ लिख लेते हैं। कहता है आफ्ताब अपनी बेटी से कि मैं तुम्हारी एज का 3 times हो जाऊंगा। ये ऑलरेडी 3 times हो चुका है इसका, तो इसमें हम क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, द इक्वेशन बिकम्स x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 y प्लस 3। ठीक है, तो जब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 को ट्रांसपोज किया 9 माइनस 3 हो जाएगा, चेंज साइन हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 3 इज 6, दैट इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया दोनों इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारा एक आंसर तो आ चुका है, मीन्स एल्जेब्रिकली हमने दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसे ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए देखो क्लास 9 में तुमने सीखा है कैसे हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। तो मैं एक सजेशन दूंगा कि कम से कम 2 पॉइंट्स ना लेकर के 3 पॉइंट्स जरूर लो, तभी तुम ग्राफ अच्छे से बना सकोगे और ये भी तुम्हें आसानी से क्लियर हो जाएगा कि तुम्हारा आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो कम से कम 3 पॉइंट जरूर लेना तभी सभी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को मैंने थोड़ा सा ट्रांसपोज किया, तो ये हो गया तुम्हारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 था, तो 7y को मैं इधर लेकर जाता हूँ, x इक्वल टू 7y माइनस 42। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए x और y की वैल्यू 7 रखी मैंने यहाँ पे, तो 7 इंटू 7 इज़ 49 माइनस 42 इज़ 7, तो x की वैल्यू भी 7 आ गया। यहाँ पे y इक्वल टू मैंने 4 पुट किया है, तो 7 इंटू 4 इज़ 28 माइनस 42 इज़ माइनस 14। क्लियर, y इक्वल टू मैंने 6 लिया, 7 इंटू 6 इज़ 42 माइनस 42 इज़ 0। क्लियर, सेकेंड इक्वेशन हमारी पे थी x माइनस 3y इक्वल टू 6, ट्रांसफॉर्म करके हो गया x इक्वल टू 3y प्लस 6, तो y की वैल्यू जो भी तुम पुट करोगे सक्सेसिवली हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी। तो यहाँ मैंने पॉइंट्स निकाल लिए 6, 0, 12, 2 एंड 0, माइनस 2। ठीक है, अब मैं इनका ग्राफ बनाता हूँ। देखो दोनों इक्वेशंस के जब मैं ग्राफ बनाऊँगा तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह का बन के आएगा। ये मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे x एक्सिस है, ठीक, सॉरी y एक्सिस, इधर ये हमारा x एक्सिस है, x डैश। ठीक है, और ये होगा तुम्हारा y डैश। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, जब मैंने दोनों के ग्राफ बनाए तो ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद ये a, b और c जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ पॉइंट्स हैं, और ये सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया तो देखो स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। अगर एक भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, बाहर होता, इट मीन्स कि मेरी कहीं ना कहीं गलती हो रही वहाँ पे होती, मुझे कंफर्म हो जाता। तो लेकिन अभी मेरे पॉइंट्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, तो मेरा ग्राफ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। तुम ग्राफ बनाना सभी जानते हो, क्लास 9 में तुमने सीखा है। ठीक, यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास आ रही हैं। ठीक, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस तुम्हें पता है, इन इक्वेशंस का सिंगल सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सॉल्यूशन होगा। अभी हमें सॉल्यूशन नहीं बताना, सिर्फ रिप्रेजेंट करना था, तो हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। देखो एक कोच है जो 3 बैट्स और 6 बॉल परचेज करता है, कितने रुपए का, 3900 रुपीज़ का। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, उसके बाद वो एक बैट और 3 बॉल्स और परचेज करता है उसी तरह की 1300 में। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमने क्या किया,
एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली कितनी है ₹X और एक बॉल कितने का है ₹Y की, ठीक है। नाउ 3 बैट और 6 बॉल्स, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स की टोटल कॉस्ट कितनी है 3900। तो सिंपल इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 3x + 6y, 3 बैट्स हैं तो 3x हो गया और 6 बॉल्स हैं तो 6y हो गया, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 3900। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये हो गया हमारे पास x + 2y = जब हम इसे 3 से कैंसिल करेंगे 3 × 1 = 3, 1300 हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास x = 1300 - 2y को ट्रांसपोज कर देते हैं। यहाँ से मैंने कुछ इनके पॉइंट्स भी निकाल लिए, पॉइंट्स निकाल के हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं 900, 200, 700, 300, 500, 400। क्लियर है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल्स, एक बैट और 3 बॉल खरीदी हैं 1300 के, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन x + 3y, एक बैट है और 3 बॉल्स हैं, x + 3y = 1300। क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा 3y को हमने ट्रांसपोज कर दिया, x = 1300 - 3y, y की वैल्यू पुट करते चले जाओ, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी। मैंने y = 300 लिया तो x = आ गया 400, y = 400 लेने पे x = 100 एंड y = 200 लेने पे x = 700 हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, एक बार देखते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे जो स्केल लिया है वो 100 का स्केल लिया है, ठीक है। मीन्स 10 स्मॉल डिवीजन = 100 यूनिट्स। तुम कितना भी ले सकते हो तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे पास जितना बड़ा ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग तुम ग्राफ एज्यूम कर सकते हो। और यहाँ पे देखो ये ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं ये तो हमारे पास फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स हैं और ये हमारे डी ई एफ जो हमारे पास सेकेंड लाइन के पॉइंट्स हैं। तो ये दोनों लाइन्स भी कैसी बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन रही हैं और जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कैसा होगा इसका, वो इसका सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, ठीक। ग्राफ बनाना सभी जानते हो, क्लास 9 में सीखा है। यहाँ पे हमें दोनों लाइन्स एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट एज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। वहाँ बैट और बॉल की बात कर रहा था, यहाँ पे एप्पल्स और ग्रेप्स की बात कर रहा है। 2 किलोग्राम एप्पल्स एंड 1 किलोग्राम ग्रेप्स की जो टोटल कॉस्ट है वो है 160, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल = ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज ₹Y, ठीक है। तो पहली कंडीशन है यहाँ पे क्लियरली दी है, तो ये हो जाएगा 2 किलो एप्पल, तो 2 किलो एप्पल कितना हो गए 2x, 1 किलोग्राम ग्रेप्स मीन्स y, तो 2x + y = 160। फर्स्ट इक्वेशन बन गई सिंपल। सेकेंड इक्वेशन आफ्टर ए मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। 4 kilogram apples that is 4x and 2 kilogram grapes is 2y = 300। 4x + 2y = 300, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2x + y = 150, y = 150 - 2x। यहाँ पे मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते चले जाओ तो y की वैल्यू आती चली जाएगी। x = मैंने यहाँ पे 50 लिया तो y 60 आ गया, x = 60 लेने पे y 40 आता है, x = 40 लेने पे y 80 आता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से ही मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, y = 150 - 2x लिया है, ठीक है। तो जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x = 40 लेने पे y 70 आता है, ठीक। x = 50 लेने पे y की वैल्यू भी 50 आ रही है और x = 60 लेने पे y = 30। क्लियर है। ना प्लॉट दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, जब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो ए बी सी, ये तो हमारे पॉइंट्स हो गए ए बी सी और ये होगा तुम्हारे डी ई है, ठीक है। और ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं, देखो ए बी सी और डी ई एफ से। तो ये हो गया तुम्हारा ए बी एंड सी और डी ई एंड एफ। तो यहाँ पे लाइंस को ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये लाइंस कैसी बन रही हैं यहाँ पे, ये लाइंस बन रही हैं पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक। तो इन लाइंस का जो सॉल्यूशन है वो नहीं आएगा क्योंकि ये लाइंस कैसी हैं यहाँ पे पैरेलल, तो इनका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। हमें सिर्फ ग्राफ रिप्रेजेंट करना था, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। क्लियर है सभी को, ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट